नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज हम जिन 4 विषयों को आपके सामने रखेंगे उसमें सबसे प्रमुख है राहुल गांधी की विदेश यात्रा। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर के न केवल उनकी पार्टी बल्कि उनके सहयोगी दल भी उनकी आलोचना करते रहते हैं। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले लगभग 13 महीने में राहुल गांधी की तीसरी वियतनाम यात्रा है। अभी वो वियतनाम में है। वियतनाम के नेताओं से उनकी जिस तरह से बातचीत हुई थी 2024 में, जुलाई 2024 में उसके बाद खड़गे साहब और सोनिया गांधी की उनके नेताओं से बात हुई थी, और दिसंबर में पहली बार वो जो है गए थे वियतनाम। और ये वो मामला था जब ये वो समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेथ हुई थी। उस समय भी इसको लेकर के आलोचना हुई थी कि क्या मामला है, क्यों अचानक ऐसी अर्जेंसी थी कि राहुल गांधी को सारा काम छोड़ करके और इतना महत्वपूर्ण समय जब 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का अंतिम क्रियाकर्म होना था, तो उस समय वो छोड़ करके वियतनाम चले गए। उसके कुछ ही दिन बाद मार्च 2025 में फिर वो वियतनाम गए। तब इसको लेकर के बहुत आलोचना हुई कि वहाँ जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए लोग थे, ओपन सोसाइटी से जुड़े हुए लोग थे और उनसे मुलाकात थी, और इसी सब को पर चर्चा करने के लिए वहाँ पर थे। और वहाँ पर उनकी जो स्पीच, जो बातचीत हुई थी, उसको लेकर के भी बाद में उनको बहुत आलोचना उनका है, इसलिए कि उसमें फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी, ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी और जेपी मॉर्गन, बोइंग, यूएस डीप स्टेट्स के लोग थे। अब अभी फिर राहुल गांधी वियतनाम है। तो वियतनाम में अब वो क्या, अभी उनकी मीटिंग होगी ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन उनकी इस तरह की यात्राओं को लेकर के बहुत विवाद होता है। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और इस तरह के बहुत सारे नेता अब उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं कि वो क्यों ज़्यादा विदेश में पाए जाते हैं, भारत में कम पाए जाते हैं। आज का जो दूसरा प्रमुख मसला है वो है राज ठाकरे का अन्नामलाई पर जो किया गया कमेंट है, वो बहुत खराब टेस्ट में है। जो बातें अभी वहाँ पर हो रही हैं, चूँकि कल वहाँ चुनाव होने हैं, और इस तरह की बात जो है वो बहुत बुरा सा कमेंट था कि लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ। अन्नामलाई को उन्होंने रसमलाई बोला। अब इस तरह की बातें, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर जो अलायंस हुआ है अभी दोनों भाइयों का, उसको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उससे नहीं मिलने जा रहा है। उसका कारण यह है कि इस तरह की भाषा पर आपको कौन वोट देगा। और दूसरा ये कि जैसे ही आपने इस तरह की बात की, तो वहाँ पर जो तमिलनाडु और केरल के लोग हैं, लुंगी जिनको आप बोल रहे हैं, या और जो साउथ इंडियन स्टेट्स के लोग हैं, वो आपसे अलग हो जाएंगे। और मुंबई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर हर प्रदेश के लोग पाए जाते हैं। तो क्या आप सिर्फ मराठियों की बदौलत चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, जो संभव नहीं है। और जिस तरह की भाषा और जिस तरह की अनसिविलाइज्ड जो बातें होती हैं, वो चुनाव के दौरान निकल करके आती हैं, तो उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। और हमको लग रहा है कि जिस तरह की बातें राज ठाकरे कर रहे हैं या बाकी उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो किसी भी दृष्टि से जो है वो चुनाव में ना फ़ायदा देने वाला है, ना बाकी बाद के राजनीतिक उसमें है। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर चाह ये रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे बन जाए, तो ये उनके लिए संभव नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह की राजनीति की और जिस तरह से वो उनका अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड था वो लेते थे,
इन दोनों भाइयों का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, ये इधर भी हैं उधर भी हैं, कहाँ हैं यही नहीं पता है। खैर, ये उनको डिसाइड करना है। लेकिन अब दो और बड़े डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट जो ये है वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर विजिट करना। अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर विजिट करना ये अपने आप में थोड़ा सा अजूबा है। इन लोगों ने, जो वहाँ के वाइस मिनिस्टर हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, सुन हाइयान, इन्होंने अरुण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो डॉक्टर विजय चौथाई वाले जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के कन्वीन इंचार्ज हैं, उनसे मुलाकात की। और कुल मिलाकर के जो है वो पार्टी टू पार्टी कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन की बात की। अब एक बात जो है वो ये नहीं समझ में आती कि चाइना का और भारतीय जनता पार्टी का क्या कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कोई न भारत को, न भाजपा को चाइना में चुनाव लड़ना है, न चाइना को भारत में चुनाव लड़ना है। तो ये एक मसला हो गया। लेकिन इसके निश्चित तौर पर यह भी बात सही है कि ये जो है किसी बिना पर्पस के तो की नहीं गई होगी। तो सीधे तौर पर जो बात निकल कर के आती है, जो पर्पस निकल कर के आती है, जो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अमेरिका को मैसेजिंग की कोशिश है। अमेरिका जिस तरह से भारत पे 500% टैरिफ और बहुत सारी चीज़ें ऑयल को लेकर के जिस तरह से बात कर रहा है, तो ये कुछ उसी तरह का मैसेजिंग की कोशिश है, जहाँ पर चाइना के माध्यम से ये अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश करेगा कि अगर आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हमारे पास चाइना बगल में है। निश्चित तौर पर चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन चाइना को आगे करके या चाइना का इस्तेमाल करके अमेरिका को मैसेज तो दिया ही जा सकता है। और मुझे लगता है कि भाजपा या जो सरकार है वो इस बहाने वही मैसेज देने की कोशिश कर रही है ये बैठक के कारण। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आएंगी। विपक्ष का इस मामले में आलोचना और विपक्ष इस पर हमलावर है एक दो कारण से। एक तो सक्षम वैली को लेकर के जिस तरह से बातें आ रही है, दूसरा ये कि भाजपा जो कांग्रेस और उनके बीच में लेफ्ट के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था कांग्रेस का, उसको लेकर के लगातार प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। अभी एक जो चौथा मसला है वो ये कि सोशल मीडिया पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना जो डिजिटल इमेज जो है, मतलब उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला जो है वो करके अपनी जो एक डिजिटल वो नई पहचान दी है, या उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला ही अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है। एक किस तरह एक ऐसा देश का प्रेसिडेंट दूसरे सॉवरेन स्टेट के प्रेसिडेंट को अपना जो है वो अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर रहा है। वहाँ का प्रेसिडेंट जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसके देश से उठा करके ले आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला करके ये जो ग्राफिक है उसमें वो दिखाया गया है, उसमें कैप्शन दिया हुआ है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला इनकम्बेंट जनवरी 2026। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि 45th और 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो है। ट्रम्प जो है वो जनवरी को, मतलब 20 जनवरी को 1 साल उनके ऑफिस में पूरे हो जाएंगे और 30 मतलब 3 साल और उनके पास अपने
कार्यकाल के लिए बचेंगे। अब कुल मिला करके अगर ये देखा जाए तो जिस तरह से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी या किसी रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द स्टेट का व्यवहार नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रंप से ये सब एक्सपेक्ट करना बेमानी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।